Students, today's revision class will be on Unit 2, Biology of Behavior. Let's continue. So, Biology of Behavior जो यूनिट है उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे वो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, ब्रेन एंड बिहेवियर। बॉडी माइंड रिलेशनशिप में वी विल स्टडी अबाउट मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस, मतलब हेल्थ में और इलनेस में क्या मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ब्रेन एंड बिहेवियर, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, सिनेप्स। So first of all, before starting with the unit, we need to understand what exactly is behavior. हमारे यूनिट का नाम है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज़ द एक्शन और रिएक्शन ऑफ समथिंग अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस। कोई एक स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके उस सर्कमस्टांसेस में आप जो एक्शन लेते हो या रिएक्ट करते हो उसको हम बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज़ अपेरेंटली विजिबल। आपका जो बिहेवियर है वो विजिबल है, कोई हिडन नहीं है। अगर आप गुस्सा करते हो वो विजिबल होता है, आप एंग्री हो वो, आप हैप्पी हो वो विजिबल होता है, आप सैड हो वो विजिबल होता है ना। तो बिहेवियर इज़ अपेरेंटली विजिबल एंड इट इज़ अ मोटर मैनिफेस्टेशन, मतलब आप अपना मोटर मूवमेंट्स भी यूज़ करते हो उसमें बिहेवियर में, ठीक है। अगर आप खेल रहे हो, यू आर इन्जॉइंग, तो यू आर यूजिंग योर मोटर मूवमेंट, है ना, हाथ पैर यूज़ करते हो आप। सो व्हाट इज़ बिहेवियर? इट इज़ द एक्शन और रिएक्शन ऑफ समथिंग अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एग्जैक्टली बॉडी माइंड रिलेशनशिप? बॉडी का माइंड से क्या रिलेशनशिप है? हमारी जो इंटरनल बॉडी और हमारा जो ब्रेन, हमारा जो माइंड है, उन दोनों में क्या कनेक्शन है? साइकोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स बोथ बॉडी एंड द माइंड। हमें ये चीज़ पता है कि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी और माइंड दोनों इन्वॉल्व करता है। हमने जो स्कोप पढ़ा था साइकोलॉजी का प्रीवियस लेक्चर में, है ना, उसमें बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में एक था बायो साइको सोशल फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, और एक था साइकोपैथोलॉजी, है ना। तो उसमें ब्रेन के बारे में भी स्टडी होता है, बॉडी के बारे में भी स्टडी होता है। तो सिंपल सा चीज़ है कि साइकोलॉजी में ब्रेन, माइंड और बॉडी दोनों के बारे में पढ़ाई करते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरैक्ट अपॉन ईच अदर। बॉडी और माइंड जो है इंटर रिलेटेड हैं और दोनों इंटरैक्ट भी एक दूसरे से करते हैं, है ना। हमारा ब्रेन जो है सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है, तो हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं उस सिग्नल पे। मेंटल फंक्शंस एंड फिज़िकल स्टेट्स अफेक्ट ईच अदर। हमारी जो मेंटल फंक्शन है और जो हमारा फिज़िकल फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी एंड द माइंड आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग। माइंड इज़ रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द बॉडी। एक चीज़ हमें समझनी है कि ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट नहीं है, सेम चीज़ है। बॉडी इज़ पार्ट ऑफ माइंड, माइंड इज़ पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। इट इज़ सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेसेस सच एज ऑब्जर्विंग, नोइंग, थिंकिंग, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग, जजिंग एक्सेट्रा। ये सब जितने भी मेंटल प्रोसेस है ये हमारे माइंड के वो हैं, वेरियस मेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप उतने पॉइंट्स को अच्छे से याद करो। जिस पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है आप उसको जस्ट समझ सकते हो, ठीक है। नाउ बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे कि बॉडी की कंडीशन की वजह से, बॉडी में प्रॉब्लम्स की वजह से मेंटली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और मेंटल कंडीशन से लेकर बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। टू थिंग्स वी विल स्टडी अंडर मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। सो नाउ फर्स्ट थिंग विच वी विल स्टडी इज इफेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग।
कोई बॉडीली कंडीशन की वजह से मेंटल फंक्शनिंग पे क्या असर पड़ सकता है। सो इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कॉसेज मेंटल एक्साइटमेंट। किसी का अगर बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो एक बॉडीली कंडीशन हो गई है ना, वो एक इलनेस हो गई है बॉडी वाले एरिया की। तो किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उससे जो है मेंटली क्या अफेक्ट होगा कि मेंटली वो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, सारा काम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। सीवियर पेन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन लेवल। अगर आपको बॉडीली फंक्शन में कहीं भी पेन होता है सीवियर, उससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है। तो कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पे मेंटल फंक्शनिंग है, ठीक है। क्रोनिक इलनेस कॉजेज डिप्रेशन। ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई बीमारी अगर चलती है तो उसको हम क्या, उससे क्या होगा, मेंटली हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो क्रॉनिक इलनेस से डिप्रेशन हो जाता है। क्रॉनिक इलनेस बॉडीली कंडीशन है, डिप्रेशन मेंटल फंक्शनिंग है, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर एग्जाम्पल may exert a full influence on one's personality resulting in lethargy, nervous tension। तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारा कोई माल फंक्शनिंग हो जाता है, ठीक है, तो उससे हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं, एंशियस होने लगते हैं हर वक्त, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम अगर हमारा सही काम नहीं करता तो मेंटली उस चीज़ से हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, हमारी पर्सनालिटी पे, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी कि मेंटल कंडीशन की वजह से बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशंस ऑन बॉडीली फंक्शनिंग, ठीक है। अनप्लेजेंट इमोशंस लाइक फियर, एंगर एंड वरी कॉज इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक एक्सेट्रा। मेंटल प्रोसेसेस आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू ब्रेन और कॉर्टिकल प्रोसेसेस। हमारे जो इमोशंस है वो एक मेंटल फंक्शन है। फियर, एंगर, वरी, इनसे हमें, जब हम डर में होते हैं या गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो उससे हमें इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया एक बॉडीली फंक्शन है, आपको नींद नहीं आ रही है, सर दर्द हो रहा है, ये भी एक बॉडीली फंक्शन हुआ। तो इन फियर, एंगर की वजह से इंसोम्निया होना, हेडेक होना, ये है इफ़ेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडीली फंक्शन। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, ठीक है, तो उससे हमारे स्टमक पे भी असर होता है। क्या होता है कि हमें, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि डिप्रेशन से या स्ट्रेस से जो है या तो हेयर लॉस होने लगता है या फिर स्टमक में एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, स्टमक प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। अगर आप कुछ ज़्यादा ही गहरी सोच में चले जाते हो या आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा ही गहरा होता है, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच रहे हो बार बार, ठीक है, तो उससे जो है ना आपको फिज़िकली भी ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, ठीक है। तो दो चीज़ हमने पढ़ी है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, एक है इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशंस और मेंटल फंक्शन, इफ़ेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशंस ऑन बॉडीली फंक्शनिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज़ कंसीडर्ड एज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। आपके जो इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं, ठीक है, अब ये पेरेंट्स से आपको आए हैं जो इंडिविजुअल ट्रेट्स, उनको वो हमारे हेरिडिटी होती है, हेरिडेटरी, ठीक है। बायोलॉजिकली इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ट्रेट्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसमें जो फादर और मदर दोनों के जो ट्रेट्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, ओवम में, फर्टिलाइज्ड ओवम में, वो हमारे इंडिविजुअल ट्रेट्स होंगे।
According to Douglas in Holland, one's heredity consists of all the structures, physical characteristic, functions और capacities derived from parents, other ancestries और species. जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे parents या फिर हमारे जो ancestors हैं उनके जो हमारे हेरिडिटी यूजुअली काफ़ी लंबी चलती जाती है, ठीक है. ट्रेड्स हमारे अंदर आते रहते हैं, हमारे फादर मदर ग्रैंडफादर, ठीक है. नाउ जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर. हेरिडिटी इज़ द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. जो हमारी पर्सनालिटी है उसका जो बेसिस है वो क्या है, हेरिडिटी है. Many aspects of human behavior and development, ranging from physical characteristics such as height, weight, eye, skin color, the complex patterns of social and intellectual behavior are influenced by person's genetic environment. तो एक चीज़ यहाँ पे ये कही गई है कि ह्यूमन बिहेवियर और जो डेवलपमेंट है, हमारा जो बिहेवियर और डेवलपमेंट है वो सब जो है किस पे डिपेंड करता है, हमारे जेनेटिक एनवायरनमेंट पे. हमारे जेनेटिकली हमें क्या मिला है, हेरिडिटरी हमें कैसी मिली है, ठीक है. जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स कैसे थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे, वो सब जो है पास्ड ऑन होता है हमें, है ना. तो वो ये यहाँ पे ये चीज़ कही गई है. एनवायरनमेंट क्या है, द चाइल्ड inherits the traits and environment characteristic of his parents and forefathers through genes at the time of conception. तो जो चाइल्ड होता है वो मैंने आपको ये बताया जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में कि हम जो हमारे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स जो है हमारे पेरेंट्स, फोर फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो जीन्स होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं. तो वो भी एक ठीक है. आफ्टर कंसेप्शन हाउ ही डेवलप्स इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम एंड स्पर्म दे मीट, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद से जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो कैसे बॉर्न होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे, हेरिडिटी पे और एनवायरनमेंट पे, ठीक है. हेरिडिटी पे और एनवायरनमेंट पे. एनवायरनमेंट covers the social, moral, economical, political, physical, intellectual factors which influence the development of individual from time to time. एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका, सोशल, मॉरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट, ये सब जो है फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे जिसकी वजह से हम एज ए इंडिविजुअल जो है चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. एक तो हमारी हेरिडिटी है जो चेंज नहीं होती है, बट एक एनवायरनमेंट है जो चेंज हो सकता है जिसकी वजह से हम हमारी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है. अब एनवायरनमेंट के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एनवायरनमेंट के टाइप्स कितने हैं. एनवायरनमेंट के टोटल 3 टाइप्स हैं, ठीक है. इंटरसेल्युलर एनवायरनमेंट, इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरसेल्युलर एनवायरनमेंट रिलेट्स टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग एंड स्पर्म दे मीट, ठीक है, कंसेप्शन हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट. एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है, वो जो स्टेज होती है फीटस में जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटरसेल्युलर एनवायरनमेंट. इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट में क्या होता है, इट शेल्टर्स द बेबी ड्यूरिंग प्रीनेटल लाइफ. बर्थ से पहले जो बेबी यूट्रस में होता है उसको हम बोलेंगे इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट, ठीक है. एक्सटर्नल एनवायरनमें 3 काइंड में डिवाइड होता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल, ठीक है. ये 3 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड बिहेवियर. द एंटायर बिहेवियर इज effectively managed and controlled by the coordination and functioning of nervous system. जो हमारा बिहेवियर होता है ये कैसे मैनेज किया जाता है हमारी बॉडी से, ये हमारा नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट और फंक्शन करता है. हमारा नर्वस सिस्टम हमारे बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है. हाउ वी विल बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ आवर ब्रेन.
हम कैसे बिहेव करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। द सेंस impressions which are received through the sense organs do not bear any significance unless they are given a meaning by nervous system. हमारा nervous system जो न्यूरॉन्स through न्यूरॉन्स दे ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो है हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पास होती है, जिसकी वजह से हम सेंस ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई गर्म चीज़ पे हाथ रख रहे हैं तो अगर हमारे न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे सही से सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हमें फील ही नहीं होगा कि हमें कोई पेन हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे ट्रांसफ़र जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है वो सही से किया हो, ठीक है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS जो है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ सोमैटिक सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा और वो पर्पल कलर में मार्क किया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, सेंसरी ऑर्गन्स, आइज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, ये सब आएगा, वो ऑरेंज कलर में मार्क किया हुआ है। So we'll be studying about the anatomy of brain. So the brain is the most complex organ in the human body. The cerebral cortex, the outermost part of the brain and the largest part by volume, is also known as cerebrum. ठीक है, जो cerebral cortex है इसको हम cerebrum भी बोलते हैं, ये brain का largest part है, ठीक है। Cerebral cortex, which we also sometimes call cerebrum. So this is the outermost part of the brain and the largest and most complex organ. Brain is most complex organ. Brain का सबसे largest part है cerebral cortex. It contains an estimated of 15 to 33 billion neurons, each of which is connected to 1000 of others neuron. यहाँ पे जो है 15 से 33 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ब्रेन में। नाउ ब्रेन इज़ रफली स्प्लिट इनटू 4 लोब्स। ब्रेन के जो है 4 लोब्स हैं, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब। यू कैन सी इन दिस पिक्चर टेम्पोरल लोब is green in color, frontal lobe is blue in color, parietal lobe is yellow in color and occipital lobe is pink in color, ठीक है। आप ये लोब समझ जाओ, क्योंकि आप एनाटमी फिजियोलॉजी अलग एक सब्जेक्ट में पढ़ाई करोगे इसकी, तो मैं आपको ये ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। एनाटमी फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन में आपको ब्रीफ में बताऊंगी। सो टेम्पोरल लोब जो है क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट एंड असाइनिंग इट इमोशनल मीनिंग। टेम्पोरल लोब का जो काम है वो है सेंसरी इनपुट को प्रोसेस करना, ठीक है, और उसको इमोशनल मीनिंग देना। सेंसरी इनपुट हमारा क्या होगा, ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज़, हॉट वाटर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन लेइंग डाउन लॉन्ग टर्म मेमोरीज। आप लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज याद रखते हो वो टेम्पोरल लोब का काम है, ठीक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज परसेप्शन आर ऑल्सो हाउस्ड हियर। लैंग्वेज को जो आप लर्न करते हो और समझते हो वो भी टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है। 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, important for processing sensory input and assigning it emotional meaning. It is also involved in laying down long-term memories. Some aspect of language perception are also housed here. Second है occipital lobe, which is pink in color. आप देखो पीछे pink in color, ठीक है। Occipital lobe, visual processing region of the brain and housing the visual cortex. आप visually जो आप देखते हो वो सब ऑक्सीपिटल लोब का काम है, ठीक है। विजुअल
processing region. Occipital lobe is the visual processing region of the brain housing the visual cortex. parietal lobe, ये देखो parietal lobe है टेम्पोरल लोब से ऊपर और ऑक्सीपिटल लोब के पीछे. सो parietal lobe integrates sensory information including touch, spatial awareness and navigation. Touch stimulation from the skin is ultimately sent to parietal lobe. It also plays a part in language processing. तो अगर किसी एक लोब का काम है तो ज़रूरी इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा लोब का काम वो नहीं होगा. जो कुछ चीज़ें होती हैं वो पैराइटल लोब में भी दिखेंगे आपको, ऑक्सीपिटल में भी या टेम्पोरल में भी या फ्रंटल में भी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज था ये टेम्पोरल में था, सेंस ऑर्गन का जो था ये भी टेम्पोरल में था. सेम चीज़ पैराइटल में भी है कि पैराइटल जो है हमारा जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जो टच, स्पेशली टच, नेविगेशन कि सीधा चलना है या राइट मुड़ना है या लेफ़्ट मुड़ना है, ठीक है, या बैक जाना है, ये जो नेविगेशन होता है हमारा ये पैराइटल लोब का काम है. यहाँ पे लैंग्वेज को प्रोसेस करना ये भी पैराइटल लोब का काम है. ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब इज़ ब्लू इन कलर. ठीक है, सो फ्रंटल लोब पोजिशन एट द फ्रंट ऑफ ब्रेन. ये हमारा ब्रेन का फ्रंट है. द फ्रंटल लोब कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ डोपामिन सेंसिटिव न्यूरॉन्स. फ्रंटल लोब में जो है डोपामिन सेंसिटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट है मेजॉरिटी में. ठीक है, एंड इज़ इन्वॉल्व इन अटेंशन, रिवॉर्ड, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मोटिवेशन, प्लानिंग. फ्रंटल लोब किस चीज़ में इन्वॉल्व है? अटेंशन में, रिवॉर्ड में. आपको अटेंशन जो है वो फ्रंटल लोब का काम है. जो छोटी मोटी चीज़ें, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो फ्रंटल लोब का काम है. मोटिवेशन, प्लानिंग, ये सब फ्रंटल लोब का काम है. सो नाउ हमने जो है ब्रेन के लोब्स पढ़ लिए. ठीक है, 4. नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रीजन्स ऑफ ब्रेन. ठीक है, सो विल लुक एट, एंड हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट एक स्पेसिफिक जो ब्रेन रीजन्स हैं, ठीक है, ब्रीफली हम उनको पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया इज़ इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट. ठीक है, यहाँ बेसल गैंग्लिया का जो काम है वो है वॉलेंट्री मसल मूवमेंट. ठीक है, और कब कौन से मोटर एक्टिविटी को कैरी आउट करना, अगर कप उठाना है तो कैसे उठाना, स्पून नहाने जा रहे हैं तो कौन सा डोर खोलना है, सो रहे हैं तो कौन सा पिलो हटाना है. ठीक है, तो मोटर एक्टिविटीज़ को लेकर जो डिसीजंस कैरी आउट करते हैं वो. और वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स ये किसका काम है? बेसल गैंग्लिया का. तो डिजीज़ेस दैट अफेक्ट दिस एरिया इंक्लूड पार्किंसंस डिजीज़ एंड हंटिंगटन्स डिजीज़. 2 डिजीज़ इस एरिया को अफेक्ट करती हैं, पार्किंसंस एंड हंटिंगटन्स. ठीक है, जिसकी वजह से दोनों में मोटर मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाता है. ठीक है, सो आपको मैंने यहाँ पे फ़ोटो देखो, बेसल गैंग्लिया का एक्चुअली पोजीशन कौन सा है. ठीक है, फ़ोटो क्लियरली समझो. सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और उसी के बीच में ये बेसल गैंग्लिया है. नेक्स्ट इज सेरिबेलम. सो सेरिबेलम मोस्टली इन्वॉल्व इन प्रिसाइज मोटर कंट्रोल बट ऑल्सो इन लैंग्वेज एंड अटेंशन. सेरिबेलम जो है उसका काम क्या है कि एक तो मोटर कंट्रोल और लैंग्वेज एंड अटेंशन. If the cerebellum is damaged, the primary symptom is disrupted motor control known as ataxia. अगर सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्राइमरी सिम्टम कौन सा होता है? डिसरप्टेड मोटर कंट्रोल, मतलब मोटर मूवमेंट आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिसको हम बोलते हैं अटैक्सिया. ठीक है, सेरिबेलम के मैंने 2 फोटोज़ लगाए हैं आपको. ठीक है, आप क्लियरली देखो कि उसका पोजीशन कहाँ पर है.
नेक्स्ट इज ब्रोकाज एरिया। द स्मॉल एरिया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, ये सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। समटाइम्स ऑन द राइट इन लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल, और कभी कभी ये राइट साइड में भी होता है। इज़ इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ब्रोकाज एरिया जो है ये इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। व्हेन डैमेज्ड एन इंडिविजुअल फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक बट कैन स्टिल अंडरस्टैंड स्पीच, उस अगर ये ब्रोकाज एरिया जो डैमेज हो जाता है तो इंडिविजुअल जो है डिफ़िकल्ट स्पीक, ही विल फाइंड डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ समझेगा, वो सब समझेगा, लेकिन बस वो बोलना नहीं, सही से बोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर ब्रोकाज एरिया कोई डैमेज हो जाता है या उससे कोई कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें कॉमन सिम्टम है स्टटरिंग, हकलाना। स्टटरिंग इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद एन अंडर एक्टिव ब्रोकाज एरिया, अगर किसी का ब्रोकाज एरिया अच्छे से काम नहीं करता है तो स्टटरिंग एक कॉमन सिम्टम होता है, ठीक है। आप क्लियरली वो देख लो इसका पोजीशन ब्रोकाज एरिया का, and then we will go to next slide. Then will come corpus callosum, a broad band of nerve fibers that join the left and right hemisphere. corpus callosum जो है ये एक बैंड है नर्व फाइबर्स की, ठीक है। ये एक बैंड है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्वाइन करता है ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ज्वाइन करता है, एंड दिस बैंड इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स। आप इसकी इमेज देख रहे हो कॉर्पस कैलोसम की। क्लियरली इमेज देख लो, यहाँ पे नियॉन कलर में है और यहाँ पे ब्लू कलर में है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है। डिस्लेक्टिक, इट इज़ द लार्जेस्ट वाइट मैटर स्ट्रक्चर इन द ब्रेन एंड अलाउज द टू हेमिस्फीयर्स टू कम्युनिकेट। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो वो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन हैव स्मॉलर कॉर्पस कैलोसम्स, जो चिल्ड्रन डिस्लेक्सिक होते हैं उनका कॉर्पस कैलोसम स्मॉलर इन साइज होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड जो लोग होते हैं उनका कॉर्पस कैलोसम स्मॉल होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल एंड म्यूजिशियंस टिपिकली हैव लार्जर वंस, म्यूजिशियंस जो होते हैं उनका जो कॉर्पस कैलोसम होता है यूजुअली लार्ज होता है, ठीक है। देन इज नेक्स्ट इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा, इसका पोजीशन देख लो, सेरिबेलम के आगे है ये, ठीक है। तो इसको मेड्यूला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। तो इट इज़ एक्सटेंडेड बिलो द स्कल, इस स्कल के नीचे से नीचे तक एक्सटेंड होता है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन इनवॉलेंट्री फंक्शंस, मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है इनवॉलेंट्री फंक्शंस में इन्वॉल्व करता है, सच एज वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, मेंटेनिंग द करेक्ट ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये स्कल से नीचे तक एक्सटेंड करता है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, मेंटेनिंग करेक्ट ब्लड प्रेशर। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस की पोजीशन देखो आप, यहाँ पे नियॉन कलर में है, नियॉन ग्रीन में, और यहाँ पे प्रॉपर मार्क की हुई है राइट साइड में, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इज सिटिंग जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम आप देख रहे होगे कि ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर है वो, ठीक है, ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर है। एंड इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड, एक बादाम का साइज बस इतना है वो। द हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स अ नंबर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स एंड इन्फ्लुएंसेस बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल थर्स्ट एंड हंगर। न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, और ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, थर्स्ट, हंगर, ये सब जो है हाइपोथैलेमस मैनेज करता है। फिर है थैलेमस, थैलेमस जस्ट बिहाइंड हाइपोथैलेमस, इट इज़ पोजिशन इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। Thalamus receives sensory and motor input and relays it to the rest of cerebral cortex. It is involved in regulation of consciousness, sleep, awareness and alertness. तो ये बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में है, ठीक है। सेंसरी
इंफॉर्मेशन ही रिसीव करता है और मोटर इनपुट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो है कॉन्शियसनेस, हमारा स्लीप, अवेयरनेस, अलर्टनेस, इन सब चारों चीज़ों को रेगुलेट करता है थैलेमस जो है। नेक्स्ट है एमिगडेला। एमिगडेला आप देख रहे हो कितना छोटा सा है, नियॉन ग्रीन कलर का। 2 almond shaped nuclei deep within the temporal lobe। तो 2 almond shape के उसमें है ये एमिगडेला। दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, मेमोरी एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। एमिगडेला जो इन्वॉल्व होता है वो है डिसीजन मेकिंग में, मेमोरी में, इमोशनल रिस्पॉन्सेस में, और पर्टिकुलरली नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, एमिगडेला। सो ये बेसिक एक अनैटमी थी। होप यू हैव अंडरस्टूड। रिपीट करो क्लास को, वॉच करो, ठीक है। थैंक यू।